Hello and good afternoon, everyone. So, in today's class, what we are going to discuss that we will see later. But first, let's go through what we have discussed in previous class. ठीक है? चलो. So, previous class में हमने largely क्या पढ़ा था? हमने prism को discuss किया था and first thing that we discussed was कि what will be the deviation in prism, right? So, if this is a prism, let's have just look over it. ठीक है. So ऐसा कुछ प्रिज्म दिख रहा था. डन. दिस वाज द एंगल ऑफ प्रिज्म. हाउ आई सेड कि दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म. आई सेड जिन दो सरफेसेस पे लाइट फॉल कर रहा है उन दो सरफेसेस के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा. सो आई टुक वन सिंगल रे ऑफ लाइट दैट वाज फॉलिंग ऑन द प्रिज्म. सो ऑन फर्स्ट सरफेस इट इज फॉलिंग. फर्स्ट लेट्स कॉल इट फर्स्ट. यहाँ हमने क्या ड्रॉ किया था? यहाँ हमने नॉर्मल बनाया था. लेट्स डू इट क्विकली. ठीक है. सो यहाँ था एंगल ऑफ इंसिडेंस. नाउ इट विल रिफ्रैक्ट एंड इट विल फॉल ऑन द सेकंड सरफेस. अब आप देखो सेकंड सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि अगेन मीडिया चेंज होने का प्रोबेबिलिटी है और होगा, इनफैक्ट हो रहा है. सो इट विल नाउ कम आउट लाइक दिस. Done. So here with normal it is making angle R2 say, and this angle of refraction let's call it R1, and this was angle of emergence E. है ना. कल के क्लास में हमने क्या देखा था कि अगर यहाँ प्रिज्म नहीं होता तो हमारा लाइट ऐसे सीधा जाता, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रिज्म व्हाट इज हैपनिंग, लाइट इज नॉट गोइंग स्ट्रेट, ये ऐसे इमर्ज हो रहा है ना. ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ प्रिज्म प्रेजेंस, राइट. सो अगर आप इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो कितने से लाइट डिविएट हुआ है? इतने से. इसी को हमने क्या बुलाया था? एंगल ऑफ डिविएशन बुलाया था, है ना. We called it angle of deviation, and delta is equal to how much? I said, or we discussed, I plus E minus A. यही था ना हमारा. और रादर अगर इसको मैं ऐसे नहीं लिखकर ऐसे लिखो, I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2. कल तो हमने अच्छे से इसको डिराइव किया था. आज अगर मैं तुम्हें शॉर्टकट में बताऊं एक लाइक और भी अगर लॉजिकली अगर भूल जाओ उस केस के लिए, फर्स्ट सरफेस पे जैसे प्लेन मिरर में हमने जिस तरह से पढ़ा था ना डेविएशन को, कि अगर दो प्लेन मिरर है और दोनों से अगर एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो फर्स्ट सरफेस से हम लोग पहले एंगल ऑफ डेविएशन निकालते थे, उसके बाद सेकेंड से निकालते थे, है ना. और दोनों ही डेविएशन को ऐड करते थे फॉर कैलकुलेटिंग टोटल डेविएशन. सेम थिंग वी विल डू हियर. यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन कितने सरफेस पे हो रहा है? दो सरफेस पे हो रहा है. यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है. यहाँ पे दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहाँ दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है. तो आप देख लो फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ तो लाइट कितना डिविएट हुआ. सो फर्स्ट सरफेस से लाइट कितना डिविएट हुआ है देखो. अगर फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन नहीं होता तो लाइट ऐसे जाता. बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इट इज गोइंग लाइक दिस. So this is the angle difference, and that difference will be equal to how much? I minus R1. So first के लिए है I minus R1 और second के लिए similar करोगे तो E minus R2 आएगा. So total deviation I plus E minus R1 plus R2. This is also done. अब आप ध्यान से देखो कल के क्लास में हमें क्या मिला था? R1 plus R2 किसके बराबर था? A के बराबर था. A is what? Angle of prism. So this was deviation, right? उसके बाद हमने ग्राफ डिस्कस किया था. ग्राफ किसके किसके बीच ड्रॉ किया था ये याद रखना बहुत जरूरी है. सो ग्राफ वाज डेल्टा वर्सेस आई, दैट इज एंगल ऑफ डिविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस. उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या था? ग्राफ को रीड करना. अगर आप ग्राफ को रीड करोगे तो क्या दिख रहा है ग्राफ में? ग्राफ में ये दिख रहा है कि एक पॉइंट ऐसा है जहां पे डेल्टा का वैल्यू मिनिमम है. ठीक है. सो दिस इज आवर डेल्टा मिनिमम. मिनिमम डेविएशन यहाँ हो रहा है. और जब मिनिमम डेविएशन हो रहा है तब हमारा एक चीज मिला था हमें, एक कंक्लूजन मिला था, एंड दैट वाज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, राइट. सो दिस विल बी इक्वल टू दिस. ओवर. चलो ठीक है. और दूसरा ऑब्जर्वेशन भी मैंने बोला था रिगार्डिंग शेप ऑफ द ग्राफ. तो शेप देखने से हमें क्या दिख रहा है? ये क्या ये तुम्हारा दोनों ही साइड, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे बना दूं सेंटर से पास करता हुआ, प्रिज्यूमेबली दिस इज सेंटर. सो अगर सेंटर से पास करते हुए कैसा लाइन बनाओ तो क्या ये ग्राफ दोनों इस लाइन के अराउंड सिमेट्रिकल है? तो ऐसा नहीं था. लाइक राइट पार्ट ऑफ द ग्राफ वाज मोर प्लेटेड. सो दैट इज व्हाट यू नीड टू कीप इन योर हेड.
डन. सिमेट्री आई एम टॉकिंग अबाउट इन दैट सेंस. डन, कि दोनों तरफ तुम्हारा जो ग्राफ का पोर्शन है क्या वो सेम वे में टिल्टेड है, सेम एंगल से टिल्टेड है, और उनका इंक्लिनेशन टाइम के साथ सेम रेट से चेंज हो रहा है क्या? नहीं. राइट साइड इज मोर टिल्टेड, दैट आई डिस्कस्ड यस्टरडे, और वो क्वेश्चन आया भी है. आई सेड ऑलरेडी. ठीक है. नाउ देयर वाज अनदर थिंग दैट इज योर मिनिमम डेविएशन. तो अगर आप मिनिमम डेविएशन को देखोगे, हमने क्या लिया था? एक प्रिज्म लिया था, एंगल ऑफ प्रिज्म ए मान लो, उस पर एक लाइट फॉल कर रहा है. ठीक है. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आई है. क्या होगा? अगर प्रिज्म नहीं होता तो वो ग्रीन डॉटेड लाइन के अलोंग जाता. अगर प्रिज्म है तो क्या होगा? लाइट के साथ रिफ्रैक्ट होगा. दिस, इट इज गेटिंग रिफ्रैक्टेड लाइक दिस. अगेन हियर आल्सो इट विल रिफ्रैक्ट because media is going to change. So draw the normal over there, and this is getting refracted like this. So this is an emergent ray, and this is your incident ray. Done. If this is the case of minimum deviation, then what will happen? Minimum deviation का केस हमें क्या मिला था? वहां I इक्वल टू E मिला था, और मैंने कल एक्सटेंसिवली डिस्कस किया था कि अगर I E के बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा? तुम्हारा बराबर होगा. सो R1 विल बी इक्वल टू R2. ठीक है. सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ये हमारा ऑब्जर्वेशन था. राइट. सो R1 इक्वल टू R2, इसको मैंने R माना था. डन. और A का वैल्यू क्या था? R1 प्लस R2. ऑलरेडी वी नो, ट्रू फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्रिज्म. राइट. सो R1 प्लस R2 करोगे तो ये 2R होगा. डन. नाउ यहाँ मिनिमम डेविएशन का केस अगर लोगे तो I इक्वल टू क्या होता है? E होता है. सो डेविएशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2I माइनस ए. यहां से हमने क्या लिया था? इंसिडेंस एंगल को रीडिफाइन किया था, डेल्टा प्लस ए बाई टू. ठीक है. और R हमारा कितना आया था? A बाई टू. नाउ वी अप्लाइड स्नेल्स लॉ एट एनी पॉइंट. सपोज एन पॉइंट पे मैं स्नेल्स लॉ लगाती हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी? 1 इंटू साइन आई लिखूंगी. 1 इंटू साइन आई. स्नेल्स लॉ तुम लोग बहुत बार लगा चुके हो. म्यू इंटू क्या लिखोगे? साइन आर, दैट इज साइन ए बाई टू. आई का वैल्यू पुट कर दो. आई का वैल्यू कितना आया था? डेल्टा प्लस ए बाई टू इक्वल टू म्यू साइन ए बाई टू. दिस इज व्हाट वी गॉट, है ना. Now there was an approximation, and that was true for small angle prism. If A is लेस देन 10 डिग्री, देन वी विल से कि प्रिज्म हमारा क्या है. उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के केस को बोलते हैं थिन प्रिज्म. और अगर प्रिज्म तुम्हारा थिन है, ए इज लेस देन 10 डिग्री है, वी कैन अप्रोक्सीमेट हियर साइन थीटा टू बी इक्वल टू थीटा, क्योंकि एंगल को छोटा ले रहे हैं. ठीक है. तो उस केस में हमने क्या लिखा था? डेल्टा प्लस ए बाई टू को लिखा था म्यू ए बाई टू. यहां से हमें डेल्टा मिला था. कितना मिला था? याद होगा सबको. ए सॉरी, यस, ए म्यू माइनस वन. ठीक है. दिस इज व्हाट वी डिड. राइट. नाउ we have two questions to solve. Actually, I thought before moving forward, let's do some one or two questions from this topic itself. So first question is there on your screen. Take some 1.5 minutes, not more than that you will require. Take this time and do solve it. Question is very simple. Just apply laws, Snell's law you will require to apply. So आप apply करो और देखो आंसर क्या आ रहा है, and let me know in the chat section. ठीक है. Krishna is here, I guess. Okay, he left. Okay. Yes, Krishna.
क्या हुआ तुम लोगों का? लाइक आज क्लास तो था ना, फिर मिस कम्युनिकेशन क्या हुआ ये बताओ? या फिर कुछ काम था, कुछ चल रहा है स्कूल में, कोई अदर एंगेजमेंट्स एंड ऑल? क्या प्रॉब्लम हुआ? एनीवे, कोई नहीं, अभी तक मैंने बस रिवाइज ही करवाया है प्रीवियस क्लास को। ये क्वेश्चन है जो कि सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। टेक योर टाइम एंड मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है, ठीक है? क्वेश्चन इज वेरी इजी। इट केम इन नीट 2021। अच्छा, स्लो इंटरनेट है। ओके। यार ये नवोदय में इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम होता है, सीरियसली दैट्स अ बिग इशू देयर। समटाइम्स वो लैब में भी काम नहीं करता, आई हैव नोटिस्ड इट। कोई नहीं। अप्लाई द लॉ एंड ऑल्सो जस्ट लुक एट द ज्योमेट्री केयरफुली, ठीक है? क्योंकि रे ऑप्टिक्स इज ऑल अबाउट सम फॉर्मूलाज। फॉर्मूला ज्यादा पढ़ना नहीं है, रे ऑप्टिक्स इज मोर अबाउट प्रैक्टिस। तुम्हारा ज्योमेट्री सही होना चाहिए, और जो जो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे ज्योमेट्री भी कहाँ तक का लगाना है? अप टू 10th क्लास ओनली, है ना? वो तो कर ही लोगे तुम लोग। और वो भी कब कर पाएंगे हम? ऐसा नहीं है ऑल ऑफ सडन क्वेश्चन पे जंप कर गए तो कर लेंगे, प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। Especially ray optics, I'm telling from the start of the class. If you're not going to solve the question, you're not going to make it to the class, to the exam also. वहां भी नहीं होगा, unless and until question is not very 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 much easy, है ना? We should be prepared for the best, right? तो आप लोग क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो वर्कबुक से। कृष्णा, if you get answer then you let me know, ठीक है? I'm giving you a hint. Just see here, angle of incidence, light is just falling here. Done. And what is happening at this point? Light is incident at an angle what? I equal to 0. This is normal incidence, right? Normal incidence का मतलब क्या होता है? When incident light is along the normal to the surface. And here this is shown 90 degree, है ना? ये 90 degree है, तो definitely this light is along the normal for this surface. Call it surface 1. So ये 90 तो ये 90 ऐसे ही सीधा चला जाएगा। यहाँ जब आएगा तो डेफिनेटली हियर द लाइट इज नॉट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द सेकेंड सर्फेस। यहाँ पे आप नॉर्मल बनाओ और चेक करो कि रिफ्रैक्शन होगा तो एंगल, लाइक फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस पूछ रहा है ना? तो लाइट यहाँ पे ऐसे इमर्ज करेगी, ठीक है? सो यू हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल, राइट? नाउ कैलकुलेट इट एंड लेट मी नो। This is a prism, but here you don't require any formula that you have till now studied for prism, है ना? तो क्वेश्चन काफी सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 90 ना, दिस इज 90, राइट? अब बड़े वाले ट्रायंगल को तुम ध्यान से देखो। बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है? दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस एंगल विल बी हाउ मच? 30 डिग्री। सो यहाँ पे ये एंगल तुम्हारा क्या है? 30 डिग्री, है ना? दिस एंगल इज योर 30 डिग्री। अब तुम इस छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाओ।
So this is 30, this is 90. So this angle will become how much? 60 degree. क्योंकि sum of all angles of a triangle is how much? 180 degree. So ये तो तुम्हारा हो गया how much? 60 degree. और देखो ये normal है ना? So this whole is 90 and this is 60. So this will become 30 degree. So angle of incidence on the second surface is how much? 30 degree. तो अब आप यहाँ पे क्या लगा दो? स्नेल्स लॉ लगा लो ये एंगल निकालने के लिए. इसको E बुला लो. ठीक है. कृष्णा ये कैसे आया तुम्हारा? अभी देखो स्नेल्स लॉ लगाओ यहाँ पे, वो नहीं आएगा. ध्यान से देखो. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? √3. सो √3 साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू, बाहर जा रहा है, बाहर एयर है, 1 ले लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन E. सो √3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू साइन E. Sin E is √3/2 and sin 60 happens to be √3/2. So E का वैल्यू क्या होगा? 60 डिग्री. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? 60 डिग्री. ठीक है. चलो चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं. ये एक क्वेश्चन है, दिस ऑल्सो केम इन नीट 2020. तो करके बताओ क्या होगा. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अच्छे से करो, 1.5 मिनट टाइम ले लो. डायग्राम सही से बनाओ और जो भी प्रिज्म में पढ़ा है दैट विल बी हेल्पफुल. फॉर्मूलाज को देखो या फिर व्हाट एवर फैक्ट्स यू नो अबाउट प्रिज्म, दैट विल बी हेल्पफुल. क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? देयर इज अ प्रिज्म. तुम बनाओ, मैं बस ड्रॉ कर रही हूँ. देयर इज अ प्रिज्म, राइट? A ray is incident at an angle of incidence I. कोई भी एक सरफेस पे I ऐसे इंसिडेंट करवा दो. और जो रे ऑफ लाइट है वो सेकेंड सरफेस से दैट इज इमर्जिंग,
नॉर्मली फ्रॉम द ऑपोजिट सर्फेस, ठीक है। सो यहाँ से जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है ना, वो एक्चुअली ये सब लाइट, एक काम करो, अगर डायग्राम सही सही दिखता हुआ बनाना है तो तुम सॉल्व करो, मैं इधर कर रही हूँ। So what's, is it done? Krishna? Okay, so let me explain then what the question is. Question में ये दिया हुआ है, तुम्हारे पास एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है, जो कि कितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ है, आई एंगल पे इंसिडेंट हुआ है प्रिज्म के एक सरफेस पे, और रिफ्रैक्शन के बाद फर्स्ट सरफेस से वो रिफ्रैक्ट करेगा, उसके बाद क्या होगा, ऑपोजिट सरफेस से वो नॉर्मली क्रॉस कर रहा है, क्वेश्चन में यही दिया है ना, इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द ऑपोजिट सरफेस, ठीक है। सो ऐसे जाएगा, डन। नाउ इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू तुम्हें पता करना है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, जस्ट सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गिवन। अब यहाँ पे देखो ये नॉर्मली गया, इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड सरफेस के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर तुम वो उस प्रिज्म को ड्रॉ करो जिसको हमने पढ़ा काफी एक्सटेंसिवली, जिसको हमने क्या किया, पढ़ा, अगर आप उसको ड्रॉ करोगे तो क्या दिखेगा, यहाँ पे देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था, ये था R1, ये था R2 और ये था E, डन। E क्या था तुम्हारा, इमर्जेंट लाइट जो नॉर्मल से एंगल बना रहा है, यहाँ पे इमर्जेंट लाइट नॉर्मल लॉन्ग है, यानी कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उस केस में E का वैल्यू कितना है, 0। सिमिलरली R2 तुम्हारा क्या है, लाइट जो है फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट करने के बाद जो लाइट फॉल कर रहा है वो नॉर्मल से कितना एंगल बनाया, अगेन हियर दैट इज 0, R2 0 हो गया, ठीक है। सो R2 इज 0, दिस इज दिस। नाउ व्हाट एल्स इज हियर, अब हम लोगों को एक चीज पता है कि R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है, A। क्वेश्चन में एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है, दैट इज A, राइट। सो R2 इज 0, R1 कितना हो जाएगा, A, यानी कि ये एंगल मुझे पता चल गया, ये कितना है तुम्हारा, A है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ आप लगा दो, अगर स्नेल्स लॉ हम यहाँ लगाते हैं तो क्या होगा, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू व्हाट, म्यू इंटू साइन ए, ठीक है। दिस इज दिस। नाउ स्मॉल एंगल प्रिज्म दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो प्रिज्म का एंगल है ना वो काफी छोटा है, ठीक है। अगर प्रिज्म का एंगल काफी छोटा है तो इंसिडेंस एंगल भी हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं, स्मॉल अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इट विल ऑल्सो फॉल ऑन द प्रिज्म मोस्ट प्रोबेबली एट अ वेरी स्मॉल एंगल, सो ये भी स्मॉल होगा, अप्रोक्सीमेट कर लो। सो अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, अगर एंगल छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा लिखते हैं कब, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, हियर ए इज वेरी स्मॉल, अगर ये छोटा है, थीन प्रिज्म है, तो उस पे पड़ता हुआ जो लाइट है उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस भी छोटा होगा, सो दिस इज ऑल्सो स्मॉल, सो साइन आई कैन बी रिटन एज आई, ए साइन ए कैन बी रिटन एज ए, सो दिस इज म्यू ए, सो आई का वैल्यू क्या होगा, म्यू ए के बराबर होगा, एंड दैट इज योर दिस। सो देखो यहाँ पे जो भी चीजें यूज हुई वो कौन सी चीजें यूज हुई, जो तुम्हारा क्या था, जो हमने प्रिज्म में पढ़ा था, है ना, बेसिक। देखो इसलिए मैंने डेरिवेशन किया था, डेरिवेशन में हमने ये अज्यूम भी किया था कि अगर थीटा स्मॉल है, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आगे क्या करते हैं, पढ़ते हैं,
और हमें अब बहुत ही लाइट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट में क्या होता है? स्प्रेडिंग ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्सन बुलाते किसको है? जब व्हाइट कलर, हमारे पास एक व्हाइट बीम है, ठीक है, व्हाइट बीम है, और अगर इसको किसी भी चीज से पास करवाया जाए, जैसे प्रिज्म से पास किया, ठीक है, इसके बाद ये क्या दिखता है? तुम लोग फिजिक्स लैब में देखे होंगे कि प्रिज्म से जब लाइट को पास करते हैं ना, तो लाइट डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रोकन दिखता है, रेड, वायलेट, ग्रीन, येलो, एवरीथिंग वी हैपन टू सी, राइट? सो breaking of white light into its full spectrum of wavelength is called what? Is called dispersion. डन। ये भी याद रखना कि जो विजिबल लाइट होता है उसका वेवलेंथ रेंज कहाँ से कहाँ होता है। तो देखो, इसलिए यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। वेवलेंथ रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। दिस इज योर वेवलेंथ रेंज ऑफ व्हाइट लाइट। नीट 2019 में या 20 में डायरेक्टली पूछा है कि तुम्हारा जो वेवलेंथ, जो विजिबल लाइट होता है उसका वेवलेंथ रेंज क्या होता है, ठीक है। सो यू शुड रिमेम्बर दिस आल्सो। अब देखो, हम लोग ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि डिस्पर्सन का रीजन क्या है। आखिर व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के थ्रू पास करता है तो वो कंपोनेंट कलर्स में क्यों ब्रेक करता है? डन। तो ये चीज जब हम देखते हैं यहाँ पे, अगर अगर तुम लोगों को याद होगा, पहले मैंने क्या बताया था? एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था, और उस फॉर्मूला का नाम मैंने नहीं बताया था क्योंकि आगे पढ़ना था, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो उस फॉर्मूला का नाम था कॉचीज फॉर्मूला। और कॉचीज फॉर्मूला क्या कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एन यहाँ पे क्या है तुम्हारा? एन है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तुम लोगों को याद होगा, मैंने बताया था एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ का स्क्वायर, राइट? कंप्लीट इक्वेशन क्या होता है? a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसलिए मैंने डिस्कस इंक्लूड भी किया है। सो दिस इज कॉल्ड कॉचीज फॉर्मूला। एंड कॉचीज फॉर्मूला टेल्स दैट कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो किसके बराबर होता है? a प्लस बी बाई लैम्डा का स्क्वायर। वो वेवलेंथ का फंक्शन होता है। डन। और अगर ए एंड बी क्या है? कांस्टेंट है। अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है तो ए एंड बी विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन, ठीक है। अगर अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ। डन। सो डिफरेंट, जैसे यहाँ पे देख लो, ये है तुम्हारा स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। इसमें हर कलर का डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है। डन। सो हर कलर ऑफ लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। कहने का मतलब कि जब यहाँ पे प्रिज्म है और ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट के अंदर बहुत सारे कलर्स ऑफ लाइट्स हैं, है ना? तो सारे कलर्स ऑफ लाइट के लिए इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सेम नहीं होगा, ठीक है। रेड लाइट के लिए कुछ और होगा। अब देखो, वेवलेंथ चेंज कैसे कैसे होता है। वेवलेंथ सबसे छोटा होता है वायलेट का, सबसे बड़ा किसका होता है? रेड का। जैसे जैसे हम लोग वायलेट लाइट से रेड लाइट की तरफ जाएंगे, वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होगा? म्यू क्या होगा, या एन, उसको जो भी बोलो, वो घटेगा। यानी कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से कलर के लिए ये प्रिज्म शो करेगा? वायलेट लाइट के लिए। और सबसे कम किसके लिए करेगा? रेड लाइट। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कम होने का क्या असर होगा? अभी अभी हमने पढ़ा था थीन प्रिज्म का केस। सपोज कर लो ये थीन प्रिज्म है। सो थीन प्रिज्म के केस में हमने डेविएशन पढ़ा। डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? अगर याद हो तुम लोग को, म्यू माइनस 1 इंटू ए। सो डेफिनेटली डेविएशन इज फंक्शन ऑफ refractive index, and refractive index is function of wavelength. Done. कैसा फंक्शन है? डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। सो जिस कलर का म्यू ज्यादा होगा उसका डेविएशन क्या होगा? ज्यादा होगा। और जिस कलर का म्यू कम होगा उसका डेविएशन क्या होगा? कम होगा। यानी कि रेड लाइट का डेविएशन क्या होगा तुम्हारा? रेड लाइट का डेविएशन कम होगा। वायलेट लाइट का डेविएशन सबसे ज्यादा। अगर ये वायलेट है तो ये रेड होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल लाइट का डायरेक्शन ये है। देखो, वायलेट लाइट सबसे ज्यादा डेविएट करेगा और रेड लाइट
सबसे कम, इनके बीच में और सारे कलर्स होंगे, ठीक है। यानी कि लैम्डा का रिलेशन वायलेट से रेड लाइट की तरफ ऐसा है, लैम्डा इंक्रीज होता है, म्यू कैसा हो जाएगा कॉचिस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिक्रीज करेगा। तो डेल्टा का क्या सीन होगा, अगर डेल्टा के लिए मैं सेम लाइन बनाऊं तो वो म्यू के लाइन जैसा ही होगा ना। सॉरी, दिस इज योर V एंड दिस इज योर R एंड दिस इज लाइन ऑफ डेल्टा। यानी कि डेल्टा विल ऑल्सो बी लीस्ट फॉर रेड लाइट एंड मैक्सिमम फॉर वायलेट लाइट एंड दिस इज हाउ लाइट डिस्पर्सेस। ठीक है, क्यों डिस्पर्स करता है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। अब इसमें तुमने देखा कि एक्चुअल में जो हमारा रेड लाइट है वो ऊपर क्यों होता है, वायलेट क्यों नीचे होता है, क्योंकि रेड लाइट मिनिमम डेविएशन सफर करेगा, ठीक है। डेल्टा का वैल्यू क्या लिखा था हमने, म्यू -1a, और म्यू मिनिमम किसके लिए है, रेड लाइट के लिए है। तो अगर लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन ये है, रेड लाइट तुम्हारा सबसे मिनिमम डेविएशन करेगा और वायलेट लाइट सबसे ज्यादा, इसलिए वायलेट नीचे है, रेड ऊपर है, ठीक है, ऐसा। अब आप देखो, तुम लोग क्लास में एक और एक्सपेरिमेंट तुम लोगों ने देखा होगा, जिसमें कि अगर लाइट को हम लोग सपोज कर लो, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है ग्लास स्लैब है ऐसा और एक प्रिज्म है, दोनों पे हमने लाइट को फॉल करवाया, ठीक है, सर्टेन एंगल्स पे। क्या हुआ, प्रिज्म के थ्रू लाइट कंपोनेंट कलर्स में ब्रेक कर गया, लेकिन इसके थ्रू लाइट जो पास हुआ वो कंपोनेंट कलर्स में ब्रेक नहीं हुआ, वो व्हाइट लाइट ही बाहर आ गई, वो ऐसे ब्रेक करके 7 कंपोनेंट्स नहीं बना। अगर स्लैब है तो लाइट बाहर भी आया एक सिंगल एंटिटी की तरह, यानी कि व्हाइट लाइट की तरह ही बाहर आ गया। क्यों हो रहा है ऐसा, ध्यान से यहाँ देखो। अगर तुम एक ग्लास स्लैब को इमेजिन करोगे तो वो कैसा हो सकता है, दो प्रिज्म ले लो, ठीक है, एक प्रिज्म ऐसा लिया, ठीक है, सेम ऐसा ही एक और प्रिज्म लो, सेम एंगल का, ठीक है, लेकिन उसको अपसाइड डाउन रख दो, जैसा कि यहाँ रखा जा रहा है। अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ हमने क्या लिया है, दो प्रिज्म लिया है, एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है, दोनों के ओरिएंटेशन को अलग अलग रखा गया है, एक अप है तो दूसरा क्या कैसे रखा जाएगा, डाउन, ऐसे, ठीक है। और इन दोनों को अगर ऐसे रखोगे तो देखो ये क्या बन रहा है, मिलकर एक ग्लास स्लैब का शेप बना रहा है ना, डन, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जब प्रिज्म का एंगल यहाँ है तो लाइट जैसे डिस्पर्स हो रहा था, अभी जैसे हमने पढ़ा वैसे डिस्पर्स हो गया, ठीक है, हुआ। और ये सारे लाइट अब इंटर किस में किए, सेकेंड प्रिज्म में, जिसका एंगल इधर इन्वर्टेड है। अब ये लाइट क्या करेगा, रेड लाइट को, देखो पहला जो प्रिज्म था वो रेड लाइट को कितने एंगल से डिस्पर्स किया, इतने एंगल से, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और सेकेंड प्रिज्म क्या करेगा, रेड लाइट को सेम एंगल से डेविएट करेगा बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि प्रिज्म का ओरिएंटेशन क्या है, और अपसाइड डाउन है, ठीक है। तो ओवरऑल डेविएशन बाय बोथ प्रिज्म को अगर ऐड करोगे तो टोटल डेविएशन इन रेड लाइट क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली फॉर ऑल कलर्स, तो वापस हमें यहाँ क्या मिलता है, व्हाइट लाइट, डन। सो अगर तुमसे कोई पूछता है कि ग्लास स्लैब के थ्रू लाइट पास करने से वो डिस्पर्स क्यों नहीं करता, रीजन सिंपल है, क्योंकि ग्लास स्लैब जो है वो किसकी तरह रिजेंबल करता है, दो प्रिज्म की तरह, जिसमें से कि एक प्रिज्म का ओरिएंटेशन अगर ऐसा है तो दूसरा इससे डाउन है, जस्ट अपसाइड डाउन है, ठीक है। सो वन कलर, वन प्रिज्म इफ इट इज deviating light through clockwise by some angle, then another will deviate it through anti clockwise by some angle, और टोटल डेविएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, दैट इज वाई। अब यहाँ पे देखो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, उसको सीखने के लिए हमें ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया है। एंगल ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, एंगल ऑफ डिस्पर्सन तुम्हारा होता है एंगल बिटवीन रेड लाइट एंड वायलेट लाइट, ये वाला एंगल है एंगल ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, इजी है, ओरिजिनल लाइट का डायरेक्शन आप दिखा लो। सो ओरिजिनल लाइट का डायरेक्शन ये है, नाउ डेविएशन ऑफ रेड लाइट इज दिस, सो दिस इज डेल्टा V, डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट इज दिस एंड दिस इज, सॉरी, चलो इसको डेल्टा V लिखती हूँ, दिस इज डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट डेल्टा V, दिस इज डेविएशन ऑफ रेड लाइट, दिस इज डेल्टा R,
सो अगर ये एंगल निकालना है तो क्या करोगे, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, दिस इज योर एंगल ऑफ एंगल ऑफ डिस्पर्सन। कितने एंगल में लाइट डिस्पर्स हुआ है, कैसे निकालेंगे, एंगल ऑफ डिस्पर्सन हो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यानी कि एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ वायलेट लाइट माइनस एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ रेड लाइट। एक्सट्रीम्स लाइट का डेविएशन को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर ये थिन प्रिज्म है, अगर ये थिन प्रिज्म है ऑफ एंगल ए, तो डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखोगे डेल्टा वी को, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, सो डेल्टा वी को क्या लिखने वाले हो, ये बताओ। इसको लिखोगे म्यू वी माइनस 1 ए, है ना। डेल्टा आर को क्या लिखोगे, म्यू आर माइनस 1 ए, है ना। इसको सही से अरेंज करोगे क्या हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर ए, दिस इज योर एंगल ऑफ डिस्पर्सन। ठीक, एक और टर्म होता है जिसको हम बुलाते हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर का मतलब क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये देखो ये तुम्हारा क्या है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। कहने का मतलब डिस्पर्सिव पावर ये होता है कि दोनों जो एंगल ऑफ डिस्पर्सन है, दिस इज व्हाट, दिस इज एंगल ऑफ डिस्पर्सन ही तो है ना। सो एंगल ऑफ डिस्पर्सन डिवाइडेड बाई डेविएशन ऑफ येलो लाइट। ठीक है, कहने का मतलब कि यहाँ पे जो येलो लाइट है ना तुम्हारा, वो ऑलमोस्ट मिडिल का लाइट होता है, ऑलमोस्ट। ठीक है, सो एक्सट्रीम्स लाइट को ले लो, दैट इज वायलेट एंड रेड। एक्सट्रीम लाइट तुम्हारा कौन सा है, वायलेट है, रेड है। सो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ येलो। ठीक है, सो दैट इज योर डिस्पर्सिव पावर। सो यहाँ पे भी अगर आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हो, अगर एंगल स्मॉल है प्रिज्म का और लाइट इंसिडेंट हो रहा है स्मॉल एंगल आई पे, जो कि हाई चांस है, क्योंकि अगर एंगल छोटा है प्रिज्म का तो आई का भी चांस काफी ज्यादा छोटा होने का होता है, ऑलमोस्ट। सो उस केस में हम लोग डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लोगे तो डेल्टा वी को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ना म्यू वी माइनस 1 ए, और डेल्टा आर को क्या लिख सकते हो, म्यू आर माइनस 1 ए, और डेल्टा वाई को क्या लिख सकते हो, म्यू वाई माइनस 1 ए। तो देखो ए ए तो कैंसिल हो जाएगा हर जगह से, क्या बचेगा, म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1। ठीक है, दैट इज योर दिस, एंड दिस इज थीटा बाई डेल्टा वाई। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्पर्शन, एंड डेल्टा वाई को क्या बोल सकते हैं, डेविएशन ऑफ मीन रे। येलो लाइट को बोलते हैं मीन रे, मिडिल वाला रे है ये, ऑलमोस्ट। ठीक है, दैट इज, सो दिस इज ऑल जस्ट द फॉर्मूलाज। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है ना, एन वाई तुम्हारा नहीं दिया होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो लाइट नहीं गिवन है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट इज गिवन। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट इज गिवन। सिंस येलो वी आर टेकिंग एज मीन रे, ऑलमोस्ट मिडिल वाला लाइट ले रहे हैं इसको, सो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्सट्रीम्स लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीन करके निकाल सकते हैं। सो दैट इज एन वी प्लस एन आर बाई 2। अगर एन प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ है तो दिस इज हाउ यू विल गो बिहाइंड इट। ठीक, सो मेन है तुम्हें डिस्पर्सन में याद क्या रखना है, रीजन ऑफ डिस्पर्सन, कॉचेस फॉर्मूला, व्हाई लाइट गेट डिस्पर्स्ड, एंड देन इज योर की व्हाई स्लैब बिहेव्स लाइक, व्हाई स्लैब इज नॉट एबल टू डिस्पर्स द लाइट, और या फिर क्वेश्चन ये अगर देता है कि दो प्रिज्म को वैसे रखे हो तो फाइनली लाइट के साथ क्या होगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ डिस्पर्सन। एंगल ऑफ डिस्पर्सन याद रखना बहुत ही इजी था, है ना, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। And what was your power of dispersive power of the prism? Dispersive power of the prism क्या होगा, delta v minus delta r by delta y. That is all. चलो, now we are going to read scattering of light. Scattering of light पढ़ेंगे, लाइट स्कैटर कैसे हो। तो अब देखो यहाँ पे एक इंसिडेंट, ये लाइट है, इंसिडेंट लाइट है,
स्कैटरिंग का मतलब क्या हुआ? स्कैटरिंग का मतलब ये हुआ कि जो लाइट है सन से अर्थ तक ट्रैवल कर रहा है, बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स। डन। लाइट उस पर फॉल करेगा, वो रिफ्लेक्ट बैक होगा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। इसी को हम लोग क्या बुला रहे हैं? स्कैटरिंग बुला रहे हैं, कि लाइट हमारा क्या हो जाता है? स्कैटर हो जाता है। डन। और क्यों स्कैटर हो रहा है? क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, स्मॉल बिग, देयर सो मेनी, and that is why light is getting what? Scattered. So when light waves pass through an imperfect media कहने का मतलब वैक्यूम नहीं है, then it's get deflected off its straight path and scattered in and scatters in many directions. Imperfect media कहने का मतलब क्या हुआ? Not vacuum. और नॉट वैक्यूम ही मिलेगा ऑलमोस्ट, है ना? अब देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही असर है कि हमें स्काई का कलर कुछ ऐसा दिख रहा है अभी, जो डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, कितना प्यारा सा सीन है ना? चलो, अब ऐसा क्यों है वो रीजन बताऊंगी। नाउ वी हैव टू रीड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि तुम्हें एनसीईआरटी में भी पढ़ना है, दैट इज योर रिले क्राइटेरिया। स्कैटरिंग के लिए ना हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, एक आइदर स्कैटरिंग रिले क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, दूसरा नहीं करेगा। कब करेगा वी विल सी दैट फर्स्ट, इन द लास्ट आई विल टेल यू कब नहीं करता है। ठीक है, सो अगर हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स है जिस पे लाइट फॉल किया और जिसकी वजह से वो स्कैटर हो रहा है, अगर इस पार्टिकल का साइज है जो कि इस लाइट के वेवलेंथ से अगर छोटा है या फिर उसके साइज से कंपेरेबल है, सपोज कर लो, ठीक है, तो क्या होगा? तब हम लोग रेले स्कैटरिंग को फॉलो करते हैं। ठीक है, और रेले स्कैटरिंग कहता है कि लेवल ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का 4। डन। कहने का मतलब कि अगर व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में कितने कलर होंगे? वायलेट से रेड तक कलर होंगे। ठीक है, कौन सा लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होगा स्मॉल पार्टिकल से? ये बताओ, कौन सा लाइट स्कैटर होगा ज्यादा? अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सो दिस इज योर this is a small particle suppose, so it is following Rayleigh criteria. Done, fulfilled है। Now you see, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा? सबसे कम स्कैटर होगा, यानी कि रेड लाइट। डन, यानी कि अकॉर्डिंग टू रेले स्कैटरिंग रेड लाइट तुम्हारा क्या होगा? लेस स्कैटर होगा। एंड व्हाट विल हैपन विद द वायलेट लाइट? सो इफ यू सी, वायलेट लाइट क्या होगा? मोर स्कैटर होगा। ठीक है, चलो, इतना तो क्लियर हुआ हमें, यानी कि जैसे जैसे तुम इधर की तरफ जाओगे वो कम से कम स्कैटर होगा इफ इट फॉलोज द रेले स्कैटरिंग। और रेले स्कैटरिंग कब फॉलो होता है? जब पार्टिकल का साइज, जो पार्टिकल उसको स्कैटर कर रहा है, जब उसका साइज वेवलेंथ से क्या होता है? स्मॉलर होता है या फिर उससे कंपेरेबल ले सकते हैं। डन, सो दिस इज ऑफ दिस। Now this is scatter most and that is scatter the least. And that is why it is said that visibility of violet is less than blue. ये तो बस एक इंफॉर्मेशन था, यहाँ पे इसका स्कैटरिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो आई है ना, वो वायलेट लाइट के लिए बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। हम लोग वायलेट लाइट ज्यादा देख नहीं पाते। हम कौन से लाइट को ज्यादा देख पाते? ब्लू को। ठीक है, क्योंकि स्काई तुम्हें वायलेट नहीं दिखता, स्काई ब्लू दिखता है। क्यों? वायलेट इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हमारी आंखें उस कलर को सेंसिटिवली देख नहीं पाती, उसकी कैपेसिटी नहीं है उस वेवलेंथ तक पहुंचने की। ठीक है, वायलेट का वेवलेंथ ब्लू से भी छोटा होता है। ठीक है, अब देखो ये क्यों लिखा हुआ था, दैट आई विल एक्सप्लेन यू नाउ। अब आप देखो, हमारा जो सुबह सुबह का समय होता है वो उस वक्त आसमान कैसा दिखता है? रेडिश। या फिर इवनिंग में आसमान कैसा दिखता है? ऑलमोस्ट रेडिश टिंज का होता है ना? ऐसा क्यों होता है? अब आप ये सोचो पहले कि शाम के समय में, सपोज तुम यहाँ खड़े हो, मैं यहाँ खड़ी हूँ अर्थ पे, ठीक है, शाम के समय में क्या होता है? सूर्य कहाँ होता है? हराइजन पे, बिहाइंड, लिटिल बिहाइंड या लिटिल अप, बट एट द होराइजन इट इज, राइट? सो सन है हराइजन पे,
अब देखो कितने डिस्टेंस पे है सन मुझसे, इतने डिस्टेंस पे। दोपहर का समय ले लो, मैं यहाँ खड़ी हूँ, सन मुझसे कितने डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पे। इस डिस्टेंस को डी मान लो, इसको एल मान लो। सो डेफिनेटली एल इज ग्रेटर देन डी। ठीक है, यहाँ जब सूर्य तुम्हारा यहाँ है, यहाँ से सारे कलर्स ऑफ लाइट पहुंच रहे हैं हमारे पास, डन। और रास्ते में क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले। सबसे ज्यादा कौन सा कलर ऑफ लाइट स्कैटर होगा, जिसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे छोटा होगा, डन। सो वायलेट लाइट स्कैटर हो गया होगा, ब्लू लाइट स्कैटर हो रहा होगा काफी ज्यादा। और यहाँ पहुंचते पहुंचते, मुझ तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, सारे वायलेट और ब्लू लाइट क्या हुए होंगे, स्कैटर हो गए होंगे। मुझ तक पहुंचते पहुंचते व्हाइट लाइट के पास सिर्फ कौन सा बचा होगा, रेड टिंज के अराउंड जो कलर्स होंगे ना, वही बचे होंगे। इसलिए मुझे स्काई कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा। नाउ आफ्टरनून में क्या होगा, आफ्टरनून में भी वायलेट और ब्लू ही सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहे हैं जब वो चल के आ रहा है तो, लेकिन हम तक पहुंचने का डिस्टेंस कम है। दैट इज वाई क्या हो रहा है, जो लाइट स्कैटर हुआ ना, ब्लू लाइट स्कैटर हुआ, वायलेट स्कैटर हुआ, वो स्कैटर होकर कहाँ पहुंच गए, हम तक पहुंच गए। ठीक है, समझ रहे हो? और कहने का मतलब कि जब तुम यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब चल के वो आ रहा है तो ब्लू लाइट स्कैटर होके मुझ तक नहीं पहुंच पाया, वो स्कैटर अवे हो गया, क्योंकि डिस्टेंस काफी ज्यादा था। चलते चलते वो बीच में कहीं खो गया, लेकिन यहाँ पे वो खोया नहीं, वो मुझ तक सबसे ज्यादा पहुंच रहा है। ठीक है, एंड दैट इज वाई स्काई कलर इज व्हाट, नियरली ब्लूइश ड्यूरिंग द आफ्टरनून। ठीक है, so this depends on that distance thing. Okay, so I hope now you will be able to answer कि ऐसा क्यों। Here I have written it. Next class हम लोग will read rainbow formation। आज मैं ये खत्म कर देती, but आप लोग क्लास आए नहीं, so this is not my fault actually, this is your fault again। एक क्वेश्चन मैं फिर से दे रही हूँ तुम लोग को सोचने के लिए, और क्वेश्चन ये है कि क्लाउड का, क्योंकि मैंने रिले स्कैटरिंग डिस्कस किया, सेकंड क्राइटेरिया में मैं आई नहीं। सो सेकंड मुझे ये बताना कि क्लाउड का कलर जो है वो ऑलमोस्ट व्हाइटिश क्यों दिखता है, व्हाइट के अराउंड क्यों दिखता है। सो दैट इज योर क्वेश्चन। ओके ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर and keep coming to the class on time. Okay, that is what I expect out of you guys. I don't know what was the reason why you people didn't come anyway. Chalo, bye bye, take care.